हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 10 करेंगे जिसका नाम है वृत्त या सर्किल। बच्चों, आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते होंगे जिनकी शेप गोलाकार होती है। जैसे कि आप अपनी घड़ी का डायल देखते हो, जैसे मम्मी की चूड़ी देखते हो, तो इसको हम वृत्त या गोलाकार शेप कहते हैं। अब अगर हम देखें कि मैथमेटिक्स में इसकी परिभाषा या डेफिनेशन हम कैसे देंगे, तो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, जैसे ये सारे बिंदु हैं ब्लैक ब्लैक, जो तल के एक स्थिर बिंदु से, वो स्थिर बिंदु ये है, एक स्थिर दूरी पर, समान दूरी पर, ये दूरी पर स्थित हो तो वो वृत्त कहलाते हैं। ये सारे बिंदु एक तल में हैं और एक पर्टिकुलर बिंदु से बराबर दूरी पर ये स्थित हैं, तो इन बिंदुओं के इस पाथ को हम वृत्त कहते हैं। और जो ये स्थिर बिंदु होता है जिससे इनका डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं? केंद्र। और जो ये स्थिर एक समान दूरी होती है, इसको कहते हैं इस वृत्त की त्रिज्या। अब बच्चों, जो वृत्त होता है वो अपने तल को 3 भाग में डिवाइड कर लेता है। कि जैसे ये वृत्त है और इस तल में ये वृत्त स्थित है, तो जो वृत्त के अंदर का हिस्सा है उसको इंटीरियर या उसका अभ्यंतर कहते हैं, और जो वृत्त की बाउंड्री पर स्थित है वो एक हो गया, और इसके बाहर वाले हिस्से को एक्सटीरियर या बहिर्भाग कहते हैं। बच्चों, अब इससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो आप पहले भी देख चुके हैं छोटी क्लासेस में भी, कि वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा, इसको हम क्या कहते हैं? जीवा। तो ये ए बी जीवा हो गई। अब ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, ये केंद्र है, इस केंद्र से जो होके जाने वाली जीवा है पी क्यू, उसको हम व्यास कहते हैं। और बच्चों, ये व्यास इस त्रिज्या का दुगना होता है। अब बच्चों आ जाएं हम परिधि पर। परिधि किसको कहेंगे? संपूर्ण वृत्त की इस लंबाई को हम परिधि कहते हैं। बच्चों, एक और टर्म यहाँ पर है चाप। चाप किसको कहते हैं? ये वृत्त है, इस वृत्त पर ये 2 बिंदु हैं M और N, तो 2 बिंदुओं के बीच जो वृत्त का भाग होता है उसको हम चाप कहते हैं। और जो छोटा भाग होता है उसको हम लघु चाप कहते हैं, और जो बड़ा भाग होता है उसको हम दीर्घ चाप कहते हैं। बच्चों, अगर अब चाप के और जीवा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम वृत्तखंड कहते हैं। जीवा तथा चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। और इसमें भी बच्चों 2 होंगे, लघु वृत्तखंड छोटा वाला और दीर्घ वृत्तखंड बड़े वाला। अब बच्चों, एक और इसमें चीज आती है त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं और चाप के बीच में जो पोर्शन कटता है उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। और उसमें भी 2 होंगे, जो छोटे वाला भाग होगा उसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, जो बड़े वाला भाग होगा उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। तो बच्चों, ये वृत्त से रिलेटेड सारी चीज़ों का आपको इंट्रोडक्शन मिल गया। बच्चों, अब आपकी जो एक्सरसाइज 10.1 है उसमें कुछ फिलअप्स और ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं। पहला आपका दिया है वृत्त का केंद्र वृत्त के फिलअप में स्थित होता है, तो डैश में क्या आएगा? अभी हमने देखा कि वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर स्थित होता है, तो इसको हम अंदर वाले भाग को क्या कह रहे हैं? अभ्यंतर। दूसरा दिया है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। ऐसा कोई बिंदु जिसकी दूरी त्रिज्या से अधिक है, तो बच्चों वो भाग कहाँ होगा? बहिर्भाग में, वृत्त के बाहर निकल जाएगा वो, तो इसका आंसर होगा बहिर्भाग। तीसरा है बेटा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का, अभी हमने कहा व्यास किसे कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। 4th पार्ट है एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। अगर मान लिया कोई चाप है और वो ऐसे आ जाए कि व्यास के सिरे हों, तो ये क्या हो गया? अर्धवृत्त या सेमी सर्कल। नेक्स्ट है बच्चों वृत्तखंड एक चाप तथा, अभी हमने वृत्तखंड बताया आपको, चाप तथा जीवा के बीच के भाग को, तो इसमें आएगा जीवा। अगला पार्ट है बच्चों एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में बांट रहा है? 3 भागों में, तो 3 भागों में विभाजित करता है। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें ट्रू फॉल्स आपको लिखना है। फर्स्ट है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को
क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो ये आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो एक से एक जैसे लंबाई की कितनी जीवाएं हो सकती हैं, जैसे ये एक जीवा है, ये दूसरी जीवा, अब ये इतनी ही दूरी पर दूसरी होगी तो एक लंबाई की 2 ही तो जीवा होंगी, तो ये फॉल्स हो गया। तीसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अगर आपने 3 बराबर में बांटा है तो कोई सा भी लघु या दीर्घ नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। अभी बताया था मैंने कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। नहीं, त्रिज्य खंड चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र होता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। लास्ट है बच्चों, इसमें वृत्त एक समतल आकृति है, समतल आकृति है, एक ही तल में स्थित है, ये ट्रू हो गया। बच्चों अब इस चैप्टर में एक प्रमेय है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में 10.1 से है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर। बच्चों इस चैप्टर में कुछ प्रमेय भी हैं, थ्योरम्स। सबसे पहले हम इसकी 10.1 प्रमेय करेंगे, जो कहती है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये 10.1 प्रमेय है आपकी एनसीईआरटी की बुक की। बहुत आसान है बच्चों। अब इसमें हम कैसे इसको प्रूव करेंगे कि हमें पहले प्रमेय में आपको पता है, पहले हम लिखते हैं दिया है। दिया क्या है हमें, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और उसकी 2 बराबर जीवाएं दी हैं, AB एक जीवा हो गई और CD एक जीवा हो गई जिनकी लंबाई बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये वाला कोण बराबर इस वाले कोण के, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD हमें सिद्ध करना है। अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखो इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम ले लें तो इस त्रिभुज में क्या है, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है, दोनों बराबर हो गई। इसी तरह ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये दोनों बराबर हो गई। और ये हमें इसके बराबर दे रखी है जीवा। तो हम जानते हैं कि अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों में तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो हमने यहाँ इसमें देखा कि OA बराबर OC, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसी प्रकार OB बराबर OD, ये भी इसी वृत्त की त्रिज्या है। और AB बराबर CD हमें दिया हुआ है। तो ये दोनों त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD से। किससे, SSS नियम से, सर्वांग समता के। अब हम ये भी जानते हैं कि जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं CP/CT से। तो यानी इसमें AOB कोण बराबर हो जाएगा COD के बाई CP/CT से, और यही हमें सिद्ध करना था।